गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। वर्तमान में होने वाले काम या भूतकाल में हो चुके कामों का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्रिया कहते हैं। अब देखो क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मोहन ने गाना गाया, इस वाक्य में एक ही क्रिया है तो यह हो गई आपकी सामान्य क्रिया। पिताजी ने पत्र लिखा, इस वाक्य में भी एक ही क्रिया है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोर बारिश में नाचा, अर्थात जिस वाक्य में आपको एक क्रिया दिखाई दे वह सामान्य क्रिया होती है। अब देखो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, मैंने खाना खा और लिया, ये दो क्रियाएं हैं, इसीलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। तुम बाजार चले जाओ, यहाँ पर भी दो क्रियाएं मिलकर के एक कार्य को पूर्ण कर रही हैं, अर्थात दो क्रियाएं मिलकर के किसी एक कार्य को कर रही हैं। वह मेरे घर आया करता है, तो यहाँ पर भी दो क्रियाएं मिलकर के एक कार्य को पूर्ण कर रही हैं। रेल चल पड़ी, इस प्रकार के जहाँ पर आपको वाक्य मिलते हैं वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। अब देखो नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसके भी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हाथ का हो जाएगा हथियाना, रंग का रंगना, शर्म का शर्माना, अपना का अपनाना, दुख का दुखाना, गरम का गरमाना और बात का बतियाना। इस प्रकार के शब्दों में नाम धातु क्रिया होती है। अब देखो प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कुली से बोझ उठवाते हैं, तो कर्ता कौन है? हम हैं, परंतु यह काम हम स्वयं नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ पर होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। शिक्षक पुस्तक को स्वयं नहीं पढ़ता है, वह विद्यार्थी से पढ़वाता है, उसको आज्ञा देता है, आदेश देता है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। नौकर माली से पत्र लिखवाता है, तो नौकर स्वयं पत्र नहीं लिखता है, वह माली से लिखवाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, मालिक सफाई स्वयं नहीं करता है बल्कि नौकर से करवाता है। माता ने बच्चे को खाना खिलवाया, माता ने स्वयं बच्चे को खाना नहीं खिलाया बल्कि किसी और से कह करके उसको खाना खिलवाया। तो इस प्रकार के वाक्य आपको जहाँ पर भी दिखाई देते हैं वहाँ पर उन वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखो पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे
वह पढ़कर सो गया। तो पहले उसने पढ़ने का कार्य समाप्त किया, उसके बाद वह सो गया। तो इस प्रकार के वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया होती है, जिसमें पहले कार्य को कंप्लीट करके तुरंत ही दूसरे कार्य को आरंभ किया जाता है। वह अखबार पढ़कर नहाने गया। उसने पहले अखबार को पढ़ा, यानी कि अखबार को पढ़ने का काम पहले कंप्लीट किया, फिर नहाने गया, फिर उसने दूसरा कार्य प्रारंभ किया। सोहन पढ़कर खेलने गया। सोहन पहले पढ़ा है, उसके बाद वह खेलने गया है। वह गाकर चला गया। तो इस प्रकार के जहाँ पर भी आपको वाक्य मिलते हैं, उन वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया होती है, अर्थात जहाँ पर पहले कार्य को कंप्लीट करके दूसरा कार्य आरंभ किया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया होती है। यह थे आपके रचना के आधार पर क्रिया के भेद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।